come in, sir? Hi. Good afternoon, sir. Wait. Thank you, sir. अपना नाम और जिले का नाम बताइए, मेरा संक्षिप्त परिचय दें। सर, मैंने अपनी स्कूलिंग श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से की है और अपनी ग्रेजुएशन साल 2023 में अपने होम टाउन से ही की है। सर, मेरी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में है। सर, मैं 2024 से सिविल सेवाओं की तैयारी कर रही हूँ और सर मुझे अपने इंटरेस्ट के तौर पे ओरिगामी पसंद है। सिविल सेवाएं क्या होती हैं? सर, जैसे सर्विसेज हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफेंस एंड सिविल सर्विसेज। जो आम नागरिक को कैटर करती हैं वो सिविल सेवाओं के एम्बिट में आती है। अच्छा, आपको ऐसा क्या लगा इन सेवाओं में कि आपको ये जो सिविल सर्वेंट ही बनना था? सर मतलब आप बेसिकली हाँ, सर बेसिकली जब हम सिविल सेवाओं की तरफ देखते हैं तो यहाँ से पर्सनल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आता है। दूसरा सर, इसके साथ सोसाइटल रिकॉग्निशन भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। प्लस सर करियर स्टेबिलिटी, ये तीन मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में देखती हूँ जब मैंने सिविल सर्विसेज को चुना था अपने लिए। ये तो उसके ये जो प्लस पॉइंट दिखे, मतलब ये तो इसमें ये जो है मतलब आईने के सामने वाला ऐसा दिखा, और इसके पीछे उनके कितनी मतलब संघर्ष, कितने उनके इसमें ये जो है आपकी चुनौतियां का सामना करना पड़ता है सिविल सर्वेंट को, उसके बारे में कुछ है आइडिया आपको? क्या चुनौतियां होती होंगी? सर बेसिक सबसे पहले फ्रंट पे जो है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। हम्म, क्योंकि सिविल सर्विसेज में अगर हम एंटर कर रहे हैं तो वो 24/7 सर्विस है, तो वर्क लाइफ बैलेंस एक इशू है। और सर दूसरा इशू हो सकता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल प्रेशर। तो मुझे ये दो मेजर इश्यूज लगते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में कोई नॉलेज है आपको? Yes, क्या करता है डिपार्टमेंट? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिनका मेजर काम इनकम टैक्स, जो हमारा पर्सनल इनकम टैक्स है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस को इंश्योर करना कि वो पर्सनल स्मूथली का ही करता है, मतलब कॉर्पोरेट कंपनी उनका नहीं करता? सर उनका भी हो उनका भी करता है। इनकम टैक्स विभाग ने एक इसमें ये जो आपको नज कैंपेन स्टार्ट कर रखा है, सुना है कभी? नज कैंपेन ऑफ इनकम टैक्स नहीं सुना? सर। ऑनलाइन गेमिंग ये प्लेटफॉर्म है या पे विंजो, वो क्या है? सर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर प्लेयर्स हैं, जैसे हम प्लेयर्स के तौर पे उसमें रियल मनी यूज करते हैं एंड चांसेस इंक्रीज करते हैं पैसा जीतने के। सर ये गेम ऑफ स्किल एंड चांस दोनों में आ जाता तो है। सरकार ने इसको क्या मतलब अलाउ कर रखा है क्या? सर सरकार ने अभी रिसेंटली ऑनलाइन गेमिंग बैन बिल लेकर के आए थे, जिसको अभी एक्ट बन चुका है। इसके अंदर इन रियल मनी जो गेम्स हैं इनको बैन कर दिया है उन्होंने। बगराम एयरबेस है आपके अफगानिस्तान में, सुना है उसके बारे में? हाँ जी सर। क्यों इम्पोर्टेंट है वो? सर यूएस करंटली उस एयरबेस पे अपना कंट्रोल चाहता है, बगराम एयरबेस पे, बिकॉज सर तालिबान एक पावर में आ चुका है एंड यूएस उसे एक स्ट्रेटेजिक एरिया की तरह देखता है सेंट्रल एशिया से कंट्रोल के लिए, और पाकिस्तान और चाइना एंड ईरान जिसको वो अपना एनिमी मानते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में यूएस इसे इम्पोर्टेंट समझता है। भारत के जितने भी ये जो पड़ोसी देश हैं उनसे ये अब संबंध है किस इसमें ये किससे बड़े संबंध है अपने अभी? सर अच्छे संबंध। हाँ, पड़ोसी देशों में से। सर भूटान। और कितने देश हैं जिनसे नहीं संबंध अच्छे हैं? सर वो सिचुएशन बेस्ड है, जो भी नेबरिंग कंट्रीज जिनके साथ अभी हमारा थोड़ा इश्यूज प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के फैक्टर्स प्ले में आ रहे हैं, इस वजह से नेपाल, बांग्लादेश जैसे कुछ देश हैं। आप कल्पना कीजिए कि यदि हमारे पड़ोसी ये जो पाकिस्तान और चाइना नहीं होते तो आज भारत की स्थिति क्या होती, बताइए। सर मैं कुछ टाइम चाहूंगी हाँ। सोचने के लिए। सर अगर पाकिस्तान और चाइना की जगह मतलब हमारे पास ओशियनिक स्पेस होती है तो सर ओशियनिक चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, लेकिन सर वो जो टू फ्रंट इश्यूज इंडिया फेस कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, सर वो इशू हो सकता है कि काफी कम होता। और सर चाइना चूंकि अपनी सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी से हमारे बॉर्डर एरियाज में भी ट्रबल क्रिएट कर रहा है, तो सर वो बॉर्डर के इश्यूज हैं वो थोड़ा रिजॉल्व हो सकते थे। AQI क्या होता है? सर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। चाइना का AQI जो कुछ साल पहले 800 तक पहुंच गया था। हाँ जी सर। जिसको इन्होंने ये घटा के 100 के नीचे लिया, ऐसा क्या किया उन्होंने? सर उनका एक जो फेमस बीजिंग एयर का मॉडल है उसके अंदर सर उन्होंने सबसे पहले जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी उन्हें रीलोकेट किया, और अगर वो रीलोकेट नहीं हो पा रही हैं तो उनके फ्यूल हैं वो चेंज किए। फर्दर सर उन्होंने अपना मॉनिटरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, BS6 के व्हीकल्स को इम्पोर्टेंस दी, और अर्बन
ग्रीनरी को भी इम्पोर्टेंस दी उन्होंने। चलिए, आपका सिलेक्शन हो गया आरएस में और आप एसडीएम बन गई हैं। आपका जो ऑफिस है वो ऐसे एरिया में है जहाँ से उसका नेशनल हाईवे भी यहाँ से गुजरता है। वहाँ पे रात को, आधी रात को एक ये जो है मतलब भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ये अब 2-3 ये जो है मतलब बसें अब जल गई हैं, 15-20 कारें भी इसमें जो एक्सीडेंट हो गई है, 10 एक लोग मर गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हो गए। आधी रात को आपके पास मैसेज आता है, आप क्या करेंगे? सर ऑब्वियसली सबसे पहले हम जो उस सिचुएशन की पूरी जानकारी लेने के बाद हमारे साथ जो भी लाइजन एजेंसीज है, जैसे कि पुलिस हो गया, फायर हो गया और एम्बुलेंस, इनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे और डिस्पैच करेंगे वहाँ के लिए। सर जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, डिस्पैच करेंगे या डिपार्ट सॉरी सर, हाँ, हाँ, डिपार्ट करेंगे वहाँ के लिए। सर जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम सिचुएशन का जायजा लेने के बाद एक हेल्पलाइन नंबर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी सर इन हॉस्पिटल जो टीम है उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि इनको प्रायोरिटी दी जाए। और सर उसके बाद हम एज इमीडिएट मेजर के बाद हम शॉर्ट टर्म मेजर के तौर पे ये ले सकते हैं कि हम उनको कॉज ऑफ द एक्सीडेंट जो है उस पे लुक आउट कर सकते हैं कि वो क्या तो बात की cause बात था। है, कोई बात नहीं, वो तो हाँ जी इंक्वायरी सर। होती रहेगी। एनएचएआई भी इस बारे में कुछ, उसकी भी कुछ है रिस्पांसिबिलिटी, कुछ है दायित्व ऐसे मामलों में, कुछ करता है हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या उसकी मेरे को नहीं खाली तो ये मतलब ऐसे ये बताओ, कुछ है दायित्व उसका? सर एनएचएआई अपने जहाँ तक मुझे पता है हेल्पलाइन नंबर्स निकालता है तो इधर हाईवेज के तो वो तो हेल्प करने के रिलेटेड। लिए है ना। हाँ जी सर। एक आरएएस ऑफिसर में क्या क्या गुण वांछित है? होने चाहिए क्या गुण होने चाहिए? सर आई फील सबसे पहले एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करंटली एआई बहुत सारी चीजों को ओवरटेक कर रहा है, तो एम्पैथी है जिसमें एआई नहीं कर सकता कुछ भी, तो एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। दूसरा सर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना ज़रूरी है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए उनका। तो ये मैं कुछ इम्पोर्टेंट मानती हूँ। और कोई सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, इन सब की जरूरत नहीं होती? सर वो पॉजिटिव एटीट्यूड के पॉजिटिव साथ में में रहती है। आती है। आप में इन सब इन गुणों में से सबसे ज्यादा गुण कौन सा है? सर मैं एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड, कंपैशन उसमें मैं खुद में ज़्यादा मानती हूँ और उसके साथ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी मैं खुद की अच्छी मानती हूँ। तो नाम आपका क्या है? शालू? हाँ जी सर। तो ये SHALLU आपने लिखा हुआ हाँ जी है ना? सर। तो पहले तो आप गंगानगर से ही हैं, हाँ जी तो सर। आप कैसे आए हो गंगानगर से? सर मैं करंटली यहीं स्टे कर रही हूँ। यहीं स्टे कर रहे हाँ हो? जी सर। कब से स्टे कर रहे हैं? सर 2 महीने से। ओके। तो एक आपने अभी बोला कि मुझे पब्लिक सर्वेंट में एम्पैथी होनी चाहिए, हाँ और जी सर। आपने अपनी स्ट्रेंथ में लिखा है कंपैशन, तो क्या दोनों एक ही टर्म है क्या ये? सर एम्पैथी थोड़ा ब्रॉडर मीनिंग है जिसके अंदर हम जो पर्सन प्रॉब्लम में है उनके शूज में जाने की ट्राई करते हैं, उस प्रॉब्लम को फील करने के साथ साथ और उसको कम करने की भी कोशिश करते हैं जिसकी वो है। हम आपने अपनी स्ट्रेंथ में कंपैशन, तो मतलब हाँ आप जी। ये देख के रह जाओगे बस दुखी है तो बस हाँ दुखी है बस है? नहीं सर इसका मुझे ऐसा लगता है कि हम जो मेन डाटा ओरिएंटेड चीजें हैं उनको अवॉइड करके जो टारगेट पॉपुलेशन की रियल सफरिंग्स है उनको जान सकते हैं। पहले अवेयरनेस होना ज्यादा जरूरी है। हम हर सिचुएशन में हेल्प नहीं कर सकते, तो पहले हमें अवेयरनेस हो, उनकी सफरिंग्स को समझे, उसके बाद एम्पैथी एक सेकंड स्टेप आएगा। चलिए, आप बॉर्डर जिले से हैं, तो एक राजस्थान सरकार का प्रोग्राम चलता है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ जी सर। क्या है ये प्रोग्राम, और इसमें कौन कौन से राजस्थान के जिले शामिल हैं? या राजस्थान सरकार का है, भारत सरकार का है, किसका है ये प्रोग्राम? सर मैं गेस करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर बजट रिसेंट बजट में अनाउंस हुआ था, सीएम थार बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था एक। ये तो इससे पहले चल रहा है, ये तो रिसेंट है, पहले से ही चल रहा है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट। सर उसके बारे में नहीं कोई कुछ बात नहीं। चलिए, एक अभी आपके पड़ोसी जिले में ही बहुत कॉन्सेप्ट, एक जो फैक्ट्री इशू पे हुआ था जिसमें पब्लिक मतलब पीस भी वो हुई थी, ये एथेनॉल होता है, ये क्या होता है ये, जिसको इसको कह रहे हैं आजकल पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये क्यों, क्या कर सकता है पेट्रोल को सब्स्टिट्यूट? सर एथेनॉल एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल है जो कि ऑर्गेनिक है। सर इसका जो केमिकल वो फॉर्मूला होता है वो C2H5OH होता है। सर इसको हम पेट्रोल के कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, पर सर इसमें इसमें इसे हम ब्लेंड करते हैं पेट्रोल के अंदर एक सर्टेन परसेंटेज तक। अभी कितना परसेंट तक ब्लेंड अलाउ, आपने अगर पॉलिसी अपनी देखी हो तो, नेशनल हाइड्रोकार्बन हाँ जी पॉलिसी सर। है कोई नेशनल पॉलिसी इसके रिगार्डिंग? सर वो एथेनॉल ब्लेंडिंग हमारा एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सर 20% टारगेट था जो हमने अचीव कर लिया है। अब हम एडवांस कर रहे हैं कि हम 30% ब्लेंड करेंगे। नहीं, तो अभी जो ये आपके पेट्रोल पंप्स पे आ रहे हैं, तो ये क्या एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आ रहे हैं क्या हाँ जी सर। सारे पे? नहीं सर कंप्लीट तो नहीं है,
बट मोस्ट ऑफ द कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो जब पेट्रोल पंप पे जा रहे हो कि भाई ये पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंडेड है या जो नॉर्मल ये अपने हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन है इसका? सर जहाँ तक मुझे आइडिया है सच कोई सेपरेशन नहीं है हमारे यहाँ पे कि ब्लेंडेड है या प्योर है, और वो वही सर एक मेजर इशू भी बन चुका है अभी। ओके, चलिए अब आपके एक टर्म बहुत अभी आपने फेमस है अपने वाइट कॉलर टेररिज्म, हाँ जी सर। ये क्या है? सर ये जो रिसेंटली दिल्ली टेरर अटैक हुआ था उसके संदर्भ में है, जहाँ पे एजुकेटेड लोग और जो व्हाइट कॉलर जॉब्स में लोग हैं वो टेररिस्ट रास्तों पे जा रहे हैं, तो वो व्हाइट कॉलर टेरर है। चलिए, आपने इकोनॉमिक्स में भी ग्रेजुएशन किया है, हाँ जी सर। तो ये आप इतने आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होते हुए ये स्लम्प कैसे आ गया आपके ग्रेजुएशन में? क्लास 12th में आपके 95% और फिर उसके बाद सीधे आपके ग्रेजुएशन में 76%, ये क्या हुआ? सर आई थिंक मैंने उस टाइम से थोड़ा सिविल इन जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी तरफ ज़्यादा अपना अटेंशन डाइवर्ट कर दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा अटेंशन इश्यूज आ गए थे क्योंकि प्योरली ऐसे एकेडमिक थ्योरी थिंकर टाइप्स था, तो उसमें थोड़ा इशू था। तो ये अभी किसको इकोनॉमिक्स में किसको नोबेल प्राइज मिला है इस साल का? सॉरी सर। एक आपने पॉलिटिकल साइंस में किया है, एक मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी प्रशासन सिद्धांत है, क्या कहता है वो? सर इसके अंदर वो अपनी 3 थ्योरीज वो ब्यूरोक्रेसी जो उनकी थ्योरी है उसके अंदर वो कहते हैं कि अथॉरिटी क्यों मानते हैं लोग, कहाँ से फॉलो होती है, तो उसके 3 वो होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। एक होता है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी के अंदर ऐसे होता है कि उस पर्सन के पास खुद के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, पर जो उसकी पर्सनैलिटी है वो लोगों से कमांड करवा लेती है। फिर दूसरा एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल होता है, जैसे हम ट्राइबल लीडर्स हैं उनके अंदर देखते हैं, तो वो ट्राइबल लीडर्स अपने क्योंकि उनकी कस्टम से उनको अथॉरिटी मिली है तो वो लोगों को कमांड कर पाते हैं। और तीसरा सर लीगल होती है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल या जिस देश के हैं उसके स्टैट्यूट से मिलती है, वो होती है सर। एक भारत चाइना का जो अपने बॉर्डर है, कितना बड़ा बॉर्डर है और कितने, इसको ब्रॉडली आप डिफरेंशिएट करो तो कितने सेक्टर में फैला हुआ है? सर ये अराउंड 3000 किलोमीटर प्लस का बॉर्डर है। सर इसको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर। सबसे लंबा बाउंड्री कहाँ शेयर होती है? सर वेस्टर्न सेक्टर के अंदर। वेस्टर्न सेक्टर मतलब? सर लद्दाख और वो जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड रीजन है उसमें। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, एक राजस्थान में कुछ जो एक्सटर्नली एडेड भाई जो हाँ सहायतित जी सर। प्रोजेक्ट्स हैं उनके कुछ नाम बताएं, हाँ जी सर। 4-5 नाम बताएं हाँ बस। जी सर। सर एडीबी के द्वारा फंडेड है राजस्थान स्टेट हाईवेज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। सर जीका के द्वारा फंडेड है क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स एंड इकोसिस्टम सर्विसेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम। सर एनडीबी के द्वारा फंडेड है राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरियाज। सर वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है डैम्स रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। और सर एक और जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है वो है राजस्थान स्टेट हाईवेज इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ये एसआईआर का प्रोग्राम अभी चला, हाँ जी सर। इसमें करीब करीब राजस्थान में 51 लाख लोगों के नाम कटे, हाँ जी सर। इसके क्या कारण हो सकते हैं? सर जो कमीशन ने मेन रीजंस दिए हैं लोगों के नाम कटने के, उसमें सबसे बड़ा रीजन एक तो है माइग्रेशन, कि लोग अपने एरिया से माइग्रेट कर चुके हैं इसलिए उनका नाम कटा। दूसरा रीजन सर डेथ बहुत सारे वोटर्स की हो चुकी है। तीसरा सर डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स, वो 2 जगह पे रजिस्टर्ड है। और सर चौथा केस है कि वो डॉक्यूमेंट मतलब जब वो उनके पास विजिट के लिए गए कंफर्म करने के लिए, तो वो वहाँ अवेलेबल नहीं थे, तो वो कंफर्मेशन नहीं कर पाए। अभी जो इंडिगो का क्राइसिस चला है, हाँ जी सर। क्या है बेसिकली वो क्राइसिस? सर डीजीसीए ने नोटिफाई किए थे एफडीटीएल रूल्स। सर उन रूल्स को फेज्ड वाइज इम्प्लीमेंट करना था। सर इंडिगो उन रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, ना उनकी तरफ स्मूदर ट्रांजिशन कर पाई, तो इसलिए उन्हें अपनी बहुत सारे फ्लाइट्स हैं वो रद्द करनी पड़ी थी। नहीं, लेकिन इससे आम पब्लिक को तो बहुत परेशानी हाँ हुई जी है। सर। एक एक आदमी को करीब 50,000 रुपए देना पड़ा 10,000 की जगह पे। हाँ जी सर। इंडिगो ने कोई कंपनसेशन भी वो किया, अनाउंस किया है आपके पास में? हाँ जी सर किया। क्या है वो कंपनसेशन? सर इंडिगो ने एक तो वाउचर्स दिए हैं कि मतलब अगर आपको कुछ सर्टेन सफरिंग्स हुई है इस क्राइसिस के दौरान, तो हम आपको मतलब आपको थोड़ा वो दे सकते हैं, फेयर्स में थोड़ा रिडम्पशन दे सकते हैं, आप वाउचर को यूटिलाइज कर सकते हो हमारा। दूसरा सर इन्होंने अभी मतलब 10 फरवरी तक वो एग्जेम्पशन मांगी है रूल्स से, तो वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा पायलट को रिक्रूट करेंगे ताकि आगे ऐसी कोई समस्या ना हो। नहीं, लेकिन क्या इस अभी भी इंडिगो पे कोई प्रॉब्लम आई क्या एज सच, अगर अपन देखा जाए कि इसने बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल करी, हाँ जी जो सर। भी रूल भी फॉलो नहीं किए, हाँ जी। तो भी इंडिगो पे गवर्नमेंट अभी तो कुछ भी नहीं कर पाई है।
नहीं सर, गवर्नमेंट ने डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सर्टेन एक्शंस लिए हैं। हम्म, जैसे सर डीजीसीए ने सबसे पहले इंटरनल सेल्फ असेसमेंट करते हुए जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल्स थे हम्म, उनको सस्पेंड किया है। हम्म, दूसरा सर इन्होंने जो इंडिगो है उसके फ्लाइट ऑपरेशंस को डेली जो लिमिट थी उसको 10% से कट भी किया है। और तीसरा सर सिर्फ इनको एग्जेम्पशन दी है सिर्फ 10 फरवरी तक कि आपको तब तक जो 65 पायलट्स की कमी है आपको उन्हें रिक्रूट करना होगा तब तक। हम इंडिया में वोटिंग को बढ़ाना चाहते हैं, हाँ। आप क्या क्या सजेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी तरफ से? सर मैं सोचना चाहूंगी। हम्म, सर पहला सजेशन मेरा ये होगा, जैसे रूरल एरियाज में जनरली हम देखते हैं वोटर टर्नआउट कम है, तो वहाँ पे सर जो ट्रेडिशनल ग्रुप्स हैं जैसे कि आशा वर्कर्स या जो नरेगा के अंदर मेट होते हैं उनके थ्रू हम मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। और स्कूल चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स को नज करें तो स्कूल कैंपेन से वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरा सर गवर्नमेंट खुद जो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ मूव कर रही है वो भी वोटर टर्नआउट बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप के तौर पे साबित हो सकता है सर। क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन मतलब आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है? सर कंप्लीटली ठीक हम इसे करंटली नहीं कह सकते हैं। कुछ इश्यूज हैं जैसे कि सर अभी फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं तो हमें अकाउंटेबिलिटी है वो काफी ज्यादा रेगुलर हो जाती है पॉलिटिकल, तो वो एक इशू रह सकता है। दूसरा सर अगर कोई गवर्नमेंट मिड टर्म इलेक्शन से चुन के आती है और अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए रहेगी सर वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे कम फोकस करेंगे। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी रहे हो, हाँ जी सर। हम ये मान लेते हैं कि सब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ऐसा कैसा पालन हो जाता है, हाँ जी सर। 100 मीटर से कम वाले को अपन खत्म कर सकते हैं आप, तो क्या क्या हमारे साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं? सर सबसे पहला साइड इफेक्ट की अरावली जो एज अ बैरियर देखी जाती है वो खत्म हो जाएगा। और ईस्टर्न राजस्थान जहाँ पे ज्यादा मानसून हमें देखने को मिलता है वो विंड्स क्रॉस ओवर कर जाएंगी राजस्थान से, तो एक वो इशू होगा। दूसरा सर अरावली जो है थार के एक्सपेंशन को कंट्रोल करती है तो थार भी एक्सपेंड होगा इजीली क्योंकि अरावली नहीं रहेंगी। तीसरा सर जो डस्ट पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कुछ मेजर इश्यूज है। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि गंगानगर से आप रहने वाले हैं, हाँ जी सर। टूरिस्ट प्लेस के रूप में शायद जनरेट मतलब है नहीं डेवलप ये, हाँ जी सर। इसका क्या कारण हो सकते हैं? सर वहाँ पे हिस्टोरिकली ज्यादा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट साइट्स नहीं है और सर जो एग्जिस्टिंग है उनके बारे में इतनी वो पॉपुलैरिटी नहीं है, तो इसलिए ये एक मेजर इशू हो सकता है। और गंगानगर ज्यादा एग्रेरियन डिपेंडेंट है, उन्होंने अपने सर्विस सेक्टर पे नहीं दिया इतना फोकस, तो वो एक इशू वो एक फैक्टर हो सकता है इसमें। आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए सरकार ने उनके उत्थान, उनके अपलिफ्टमेंट, उनके एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं आज़ादी से लेके आज तक। अभी सरकार ये कहती है कि जो स्कीम ऑलरेडी चल रही है उनके अलावा इनमें और क्या-क्या बदलाव करें कि ये और आगे बढ़ जाए महिला। तो आप क्या स्कीम बता सकते हैं? 3 स्कीमें आप बताइए सोच के आप क्या करेंगे? आप 2 मिनट सोच लीजिए। सर विमेन के लिए मुझे लगता है कि जो मेजर प्रॉब्लम्स है उन पे फोकस करके हम स्कीम्स निकाल सकते हैं। जैसे एक मेजर प्रॉब्लम है सेक्स रेशो की राजस्थान में, तो उससे रिलेटेड हम सर उसमें तो ऑलरेडी बहुत स्कीम चल रही है, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत सारा वो उनका इंसेंटिव है उसमें, ये जो है लखपति दीदी क्या लाडो क्या प्रोत्साहन है, बहुत सारी है। हाँ। सर मेरा स्कीम से रिलेटेड पर्सनल बिलीफ ये है कि स्कीम्स बहुत ज्यादा है, हमें जरूरत है कि उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। चलिए वो एक तो ये हो सबसे गया, इम्पोर्टेंट चीज है। और बताइए मतलब स्कीम कोई नई नहीं चाहिए। नहीं सर, जो अगर है हम उनको इम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग कर का ही दिए। ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करें तो वो बहुत बेटर स्कीम्स है हमारे पास। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा क्षेत्र है आज की तारीख में जहाँ पे महिलाएं नहीं है? राष्ट्रपति महिला बन गई, प्रधानमंत्री बन गई, लड़ाकू विमान भी उड़ा रही है, सेनाओं में अफसर भी दे रहे हैं, सेनाओं में जब जवान ही भर्ती कर रहे हैं महिलाएं। कौन सा क्षेत्र ऐसा जिसमें नहीं है? स्पेस में भी जा रही है। सर स्टार्टअप कल्चर में महिलाएं हैं वो थोड़ा कम रोल प्ले करेंगी। चलिए, अगर आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो तो क्या करेंगी? सर डेफिनेटली मैं रीअपियर जरूर करूंगी। चलिए आपका इंटरव्यू से जा सकते हैं। थैंक यू सर।